हम लोग क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। किताब का नाम है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन और चैप्टर का नाम है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो इस चैप्टर में जो जितना क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है ना, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पीडीएफ की ओर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये अभ्यास के 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो यही सॉल्व करने वाला है। तो ये रहा पीडीएफ। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका है, उसी से रिलेटेड सवाल है। तो अभ्यास के सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा करें। ठीक है, तो सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सरकार को चाहिए कि प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र तथा 4-5 गांवों को मिलाकर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए तथा जिलों में जिला अस्पताल की व्यवस्था हो और उनमें पर्याप्त डॉक्टर, उपकरण, दवाइयाँ और बिस्तर हो। तो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में तो हैं, जैसे पटना में तो बड़े बड़े अस्पताल, पीएमसीएच, एनएमसीएच और फिर एम्स है। ठीक है ना, एक फुलवारी शरीफ में एम्स है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, गाँवों से आते हैं। तो कम से कम क्या है ना, गांव में बहुत सारे क्या अभी भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए ना, ठीक है, वो भी नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि प्रत्येक गांव पहले तो स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और 4-5 गांवों को मिलाकर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा बड़ा सा, ठीक है, उसमें डॉक्टर, उपकरण, दवाइयाँ सब कुछ होना चाहिए। और जिला में क्या, जिला में जिला अस्पताल, एक बड़ा सा जिला अस्पताल होना चाहिए, ताकि वो जिला में जो जिस जिला में व्यक्ति हैं वो वहीं पर उनका इलाज हो सके। ठीक है, बड़े शहरों में, राजधानी में आने की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए शिक्षा की स्थिति, तो बोला जा रहा है शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। शिक्षा, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह हर विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या रखे। ठीक है, शिक्षक जब हम पढ़ते थे तो टीचर जब रिटायर हुए थे ना, तो आए ही नहीं। ठीक है, एक साल आए नहीं, संस्कृत के टीचर और मैथ के टीचर। ठीक है, तो चले गए, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो जैसे ही रिटायर होने वाला है तो उनके पहले ही फिक्स कर दिया जाए कि हाँ ये टीचर आने वाला है। ठीक है, मतलब भर्ती प्रक्रिया चलनी चाहिए। ठीक है, लगातार चलनी चाहिए, ये नहीं कि 4-4 साल 5-5 साल पे हो, तो ऐसा नहीं। तो यही बात है, जब टीचर रहेंगे नहीं स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, तो पढ़ाई कैसे होगा। और उनको पढ़ाई कार्य के अलावा किसी अन्य काम में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो नहीं लगा तो शिक्षकों को क्या किया जाता है ना, जो भी चुनाव संबंधित चीज़ है या फिर कुछ भी चीज़ होता है ना, तो टीचर को लगा दिया जाता है। समझे, कोई भी काम रहता है तो सरकारी काम, तो विद्यालय तो लगा दिया जाता है। तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा, स्कूल को बंद कर दिया जाता है। विद्यालय निरीक्षक सदैव विद्यालयों का निरीक्षण करते रहें। ठीक है, उसके बाद है कि हर जिला में ना, हर जिला में एक विद्यालय निरीक्षक का नियुक्ति करना चाहिए, और है भी, अधिकारी सब है। तो वो उनको चाहिए कि वो हमेशा, ठीक ना, अचानक विद्यालय में आए और निरीक्षण करे कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं। तो मेरे स्कूल में आए थे जब वो पढ़ते थे क्लास 10 में, तो वो क्या किए, तो वो विद्यालय निरीक्षक जो थे वो टीचर को पहले ही बोल देते प्रिंसिपल को कि हम आने वाले हैं, ताकि नाश्ता वास्ता का इंतजाम रहे। तो टीचर सब हम सबको पहले ही बोल दिए कि वो सब सवाल पूछेंगे कुछ, तो सही जवाब देना, बोलेंगे अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो बोलना कि हाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है। तो झूठ झूठ बोलना पड़ा हम सभी को। तो बोले कि नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल में नंबर कैसे देंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बुरी बात है। तो ये जो विद्यालय निरीक्षक है, तो इनको चाहिए कि वो अचानक आए, ठीक है, निरीक्षण करने बिना बताए हुए। फिर ये सर्वे क्यों किया जाता है, आपने इस पाठ में किए गए सर्वे से क्या समझा। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सर्वे किसी निश्चित क्षेत्र में किसी खास प्रक्रिया की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। जैसे जातिगत जनगणना हो रहा है, तो सर्वे ही है। तो उसमें पता चलेगा कि कितने कितने कौन कौन सी जाति के कितने कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है ना, तो ये है। और उसके बाद और भी ढेर सारा सर्वे होता है कि इनकम संबंधी सर्वे भी होता है। तो सरकार के पास डेटा जाता है। तो सर्वे से क्या समझा, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि सर्वे क्यों किया जाता है। तो मान लेते हैं कि सर्वे किया गया, तो गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं पता चल गया, तो सरकार योजनाएं बनाती है उसी अनुसार, उसी डाटा के आधार पर। ठीक है,
जब सरकार को कुछ पता ही नहीं रहेगा कि कितने लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे से, तो राशन दुकानों पर राशन कितना मात्रा में जाए, ये सब कैसे पता चलेगा। योजना बनाने में आसानी होता है सरकार को। उसके बाद बोला जरा आपने इस पाठ में किए गए सर्वे से क्या समझा, तो उत्तर लिखेंगे इस पाठ में किए गए सर्वे से पता चला कि बच्चे किन किन कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। तो हम चैप्टर में पढ़े हैं कि सर्वे है ना, कुछ बच्चे सर्वे किए हैं कि उसमें कर रहे थे कि बच्चे कौन कौन से कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो वही सर्वे से, तो सर्वे से पता चल गया कि बच्चे किन किन कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, यदि गए भी तो बीच में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। तो सारा का सारा पता चल गया। अब फिर पता चलने से क्या होता है, फिर अगर सरकार को ये डेटा मिलेगा तो इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी और फिर सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। 4 है एक ही उम्र के बच्चे जो सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या अन्य किसी स्कूल में पढ़ते हैं उनसे बातचीत करके पता करें कि इन स्कूलों में क्या समानता एवं अंतर है। तो बोला चला सरकारी स्कूल और निजी स्कूल, अन्य स्कूल क्या होता है, तो अन्य स्कूल तो है नहीं, बट हमारे यहाँ क्या है सरकारी स्कूल या निजी स्कूल है, निजी यानी प्राइवेट स्कूल। तो दोनों में समानता यानी दोनों में सेम चीज़ है और अंतर मतलब दोनों में अलग अलग चीज़ है। तो देखिए समानता में लिखेंगे इधर सरकारी स्कूल इधर निजी स्कूल और 20 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सरकारी स्कूल में क्या है, एक विशेष रंग के ड्रेस चलते हैं, ठीक है। तो निजी स्कूल में भी ड्रेस चलता है, एक विशेष रंग का ड्रेस चलते हैं, तो दोनों में समानता हो गया। और कलर अलग है तो वो असमानता में आएगा। एक प्रधानाचार्य सारी व्यवस्था पर निगरानी रखते हैं, ठीक है, व्यवस्था यहाँ वह छूट गया, ठीक है, वह लगा लीजिएगा। और एक प्रधानाचार्य सारी व्यवस्था पर निगरानी रखते हैं, तो दोनों में समानता है। प्रिंसिपल तो हो गई, चाहे सरकारी स्कूल का रहे चाहे प्राइवेट स्कूल का रहे। अब देखिए अंतर, ठीक है, समानता और अंतर बहुत सारा है, तो इसमें कुछ ही अंतर लिखे हैं ताकि आंसर बड़ा नहीं हो जाए। अब देखिए अंतर, देखिए सरकारी स्कूल के भवन अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अच्छे नहीं होते, लेकिन निजी स्कूल के भवन सुंदर होते हैं, क्योंकि तभी ना बच्चे जाएंगे एडमिशन कराने। और सरकारी स्कूल में क्या है, कैसे भी भवन रहे, फ़ी बहुत कम लगता है या फिर फ़ी नहीं लगता है, तो बच्चे जाएंगे ही, चाहे भवन अच्छा रहे चाहे खराब। और सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन मुफ्त मिलता है यानी मिड डे मील, और निजी स्कूल में तो घर से ले जाना पड़ता है, तो लिखेंगे मध्याह्न भोजन बच्चे घर से लाते हैं। तीसरा अंतर है फीस लगती है, ठीक है, फीस लगती है, तो यहाँ पर फीस लगती है ना, निजी स्कूल में होगा, यहाँ कैसे आ गया। और कक्षा 1 से 8 तक फीस नहीं लगती है, तो ये इसमें होगा सरकारी स्कूल में, ठीक है, तो उल्टा हो गया, तो आप सुधार लीजिएगा। तो और भी ढेर सारी समानताएं और विषमताएं हैं, ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।